तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। 29 जुलाई साल 2024 यानी एक दिन पहले की बात है, या फिर अगर आप वीडियो एक दो दिन बाद देख रहे हैं तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए बामुश्किल 2 या 3 या 4 दिन पहले, जिस टाइम या फिर जिस डेट पे आप देख रहे हो। 29 जुलाई साल 2024 को एक PIL फाइल होती है, एक दया याचिका, और इस दया याचिका में एक हत्यारोपी जो पिछले 30 सालों से जेल में बंद है, उसने कहा कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए। और इसके पीछे उसने जो ग्राउंड दिया, तो ग्राउंड उसने 2 दिया। पहला कहा कि मेरी उम्र अब लगभग 84 साल हो गई है, तो अब 84 साल की उम्र में जेल क्या घर क्या, मेरे लिए दोनों ही जगह बराबर है। और दूसरा जो उसने ग्राउंड दिया वो यही कहा कि जब राजीव गांधी के हत्यारे नलिनी सी हरन को छोड़ा जा सकता है तो फिर मुझे क्यों नहीं। अब जब ये याचिका कोर्ट में डाली गई तो फिर लोगों ने जानना चाहा कि भाई ये कौन है जो 30 सालों से जेल में बंद है। तो फिर जब इसकी कहानी पता की गई तब पता चला कि एक ऐसा हत्यारा है, एक ऐसा क्रिमिनल है जिसके ऊपर बाकायदा अमेज़ॉन प्राइम पे एक मूवी भी आ चुकी है। एक ऐसा हत्यारा जो लाश के ऊपर नाचता रहा 3 सालों तक, यानी लाश जिस जगह दफन थी बाकायदा वहीं वो अपने डांस के प्रोग्राम का आयोजन करवाता और 3 सालों तक उसी कब्र के ऊपर वो नाचता रहा। तो कौन है और ये पूरी हत्या क्या थी, सिलसिलेवार तरीके से अब आपको बताता हूँ। इस कहानी की दरअसल असल शुरुआत होती है साल 1947, आज़ादी के ठीक 13 दिन बाद। 15 अगस्त साल 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उससे 13 दिन, कायदे से कहें 12 दिन, 27 अगस्त साल 1947 को मैसूर राजघराने के एक दीवान थे और चेन्नई के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, जिनका नाम था हुसैन नमाजी। हुसैन नमाजी के घर एक बिटिया का जन्म होता है। बिटिया का जन्म हुआ। अब चूंकि दीवान थे, एक राजघराने के और साथ ही बिजनेसमैन थे, तो पैसे तमाम चीज़ों को कोई दिक्कत नहीं थी। बिटिया का नाम इन्होंने रखा सकीरा खलीली। सकीरा खलीली नाम रखा, साथ ही उसी हिसाब से उसको पढ़ाया लिखाया शिक्षा दी। जैसे जैसे बिटिया बड़ी हुई उसको उस हिसाब से फैसिलिटीज़ उस टाइम के हिसाब से सब कुछ मिला। उसको आगे बढ़ने के लिए हर संभव मदद परिवार वालों ने की। जो कुछ बन पड़ा माँ बाप ने अपने सुख सुविधा में उसकी कोई कमी नहीं की। इधर जो सकीरा खलीली थी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, ज़माने और सोसाइटी के हिसाब से बेहद एडवांस वेस्टर्न कल्चर कहीं ना कहीं उसके ऊपर हावी था। अंग्रेज़ों को देख के काफ़ी प्रभावित रहती थी, वैसे कपड़े पहनने की कोशिश करती, वैसी रहने की कोशिश करती, तमाम चीज़ें अंग्रेज़ों वाली अपनाती गई। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी तो माँ बाप भी हर शौक़ उसकी पूरी करते। देखते ही देखते जो सकीरा थी वो 18 साल की हो गई। अब जब 18 साल की हुई, इसी दौरान उसके घर पे उसकी मासी का बेटा आता है जिसका नाम था अकबर। मासी का बेटा जब घर पे आता है, आने के दौरान दोनों ने बातचीत की। बातचीत करने के दौरान फिर दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी, और जब नज़दीकियाँ बढ़ी तो दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। दोनों ने अपने अपने वालिद से बात की। दोनों के ही घर वाले मान जाते, कहते कि भाई ठीक है। चूँकि अकबर भी बेहद पढ़ा लिखा था, एक संपन्न घराने से संबंध रखता था, उसका हिंदुस्तान में एक नाम था, एक रसूख था, एक रुतबा था। उसके पीछे एक वजह थी कि अकबर उस टाइम टेनिस का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। तो अकबर से अब सकीरा की रिश्ते की बात हुई, दोनों घर वाले मान गए। मानने के बाद सकीरा खलीली की 18 साल की उम्र में ही अकबर पे शादी कर दी गई। दोनों की शादी हुई। शादी के बाद सकीरा खलीली अपने ससुराल यानी अकबर के घर आ जाती है। आने के बाद तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया, न पैसे की कोई दिक्कत, न कोई लग्जरी की कमी, ना ही कोई दुनिया में कमी। तमाम शौक़ बचपन से मायके वालों ने पूरा किया। शादी के बाद चूँकि अकबर भी वैसे ही संपन्न था, टेनिस का बड़ा खिलाड़ी था, लोग इसको जानते थे, इज़्ज़त देते थे, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी। आराम से दोनों मियाँ बीवी ठीक ठाक तरीके से रह रहे थे। इसी दौरान जो अकबर था उसके हिंदुस्तान की सरकार में, चूँकि नई नई सरकार बनी थी तो ज़्यादा सरकार चलाने का किसी के पास अनुभव नहीं था। तो उस टाइम लोगों ने यही प्रयास किया कि जो कुछ टाइम ऐसी चीज़ों में ढल चुका हो, जो देश विदेश जा चुका हो, जिसके पास कुछ अनुभव हो, अगर ऐसे इंसान को ही हम मौका दें तो शायद चीज़ें अच्छी होगी। अब ये चीज़ कहने सुनने में भले ही ख़राब लगे, लेकिन एक गांव से या फिर एक गरीब तबके से जुड़ने वाले शख्स जिसने कभी बाहर की दुनिया ना देखी हो, आप ऐसे हाल में जब देश बेहद कमज़ोर है, कोई भी देश कभी भी आक्रमण कर सकता है। जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ, अंग्रेज़ अभी चंद साल पहले छोड़ के गए, तो ऐसे आलम में अगर आप किसी
अनजान व्यक्ति को मौका दे तो पता नहीं कितना सही हो कितना गलत हो। तो उस टाइम सरकार भी यही चाहती थी कि जो संपन्न हो, जिनके पास खुद कुछ हैसियत हो, वही लोग थोड़ा शासन सत्ता में रहें, वही लोग थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी संभालें। तो ऐसे आलम में जो अकबर था उसे भी मौका मिला। अकबर को हाई कमीशन के तौर पे इधर उधर भेजा गया देश विदेश के मुद्दों पे बात करने के लिए। अकबर ने वहाँ बढ़िया काम किया। उसके बाद और तरक्की हुई, अकबर और आगे गया और देखते देखते लगभग 10-12 सालों बाद अकबर जो था उसे एम्बेसी भेज दिया गया ईरान में राजदूत के तौर पे। अब वहीं ईरान में रह के एज ए राजदूत अकबर अपनी नौकरी या फिर अपनी ड्यूटी या फिर देश सेवा करने लगा। ठीक ठाक पैसा था, राजदूत की आज क्या इज्जत है, उस टाइम सोचिए क्या इज्जत रही होगी। तो सकीरा खलीली को भी तमाम लोग जानते थे, तमाम लोग पहचानते थे। शादीशुदा ज़िंदगी भी बढ़िया चल रही थी, 4 बच्चे हुए थे। इत्तेफाक से चारों बेटियां ही थी। शादी के लगभग 25 साल बीत गए ऐसे ही, तमाम चीज़ें ठीक चल रही थी। 4 बेटियां हुई, बेटियां भी धीरे धीरे बड़ी हो गई, कोई 16 साल की, कोई 14 साल की, कोई 12 साल की। बड़े होने के बाद इधर शादीशुदा ज़िंदगी लगभग 25 साल बीत गई, उम्र भी लगभग आधी गुजर चुकी है सकीरा खलीली की। इसी दौरान एक अजीब घटना घटी। दरअसल साल 1985 में एक पार्टी में सकीरा खलीली की मुलाकात एक शख्स से होती है और ये शख्स भी आसपास के समाज में काफ़ी रसूख रखता था, जिसका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद एक बाबा के तौर पे तमाम लोगों में अपनी इज्जत रखता, तमाम लोग बड़ा मानते थे, बड़ा सिद्ध समझते थे, इस वजह से काफ़ी इज्जत मिलती थी। स्वामी श्रद्धानंद का जो असली नाम था वो था मुरली मनोहर मिश्रा। तो मुरली मनोहर मिश्रा जब पार्टी में सकीरा खलीली से मिलता है, मिलने के बाद दोनों बातचीत करते हैं। तो जो स्वामी श्रद्धानंद था यानी मुरली मनोहर मिश्रा, उसकी बातें इतनी आध्यात्मिक और इतनी ज्ञान और इतनी देश दुनिया को छोड़ के ऊपर की दुनिया के बारे में थी कि सकीरा खलीली को भी लगा कि यार बात तो ठीक है, मुझे ही देख लो, पैसे की कोई कमी नहीं है, एक दीवान की मैं बेटी थी, एक राजदूत की पत्नी हूँ, एक इंटरनेशनल प्लेयर की वाइफ हूँ, 4 बेटियाँ हैं, फिर भी मुझे किस बात का सुख है। ना ही मुझे एक बेटा है, ना ही पति मेरे साथ रहता है, बेटियाँ भी अपने काम में बिजी रहती हैं, करोड़ों की मैं मालकिन हूँ, लेकिन इकलौता जीवन, आज हूँ कल मर जाऊँ तो कोई सुध लेने वाला नहीं। अगर दफन करना हो तो मेरे शौहर को ईरान से आने में 2-3 दिन लग जाएगा, तो फिर क्या मतलब है ऐसी ज़िंदगी का। अब सकीरा खलीली जब ये बात सुनती है, सुनने के बाद उसे जो स्वामी श्रद्धानंद थे उनकी बातें बड़ी अजीब और बड़ी अच्छी भी लगी। उसे लगा कि यार ये आदमी बात तो बड़ी फैक्ट वाली कर रहा है। सकीरा खलीली ने सोचा कि चलो कम से कम इस आदमी से बातचीत करके मुझे अच्छा तो लगा, एक काम करती हूँ, उससे थोड़ा बातचीत आगे बढ़ाती हूँ और इससे पूछती हूँ कि भाई अगली बार आप कब मिलोगे। सकीरा खलीली ने स्वामी श्रद्धानंद से पूछा कि आप कब मिलेंगे। सकीरा खलीली को उसने बताया कि मैं फला टाइम पे फ्री हूँ। फिर धीरे धीरे दोनों बातचीत करने लगे। आलम यह हुआ कि दोनों के बीच दोस्ती हो गई और दोस्ती जब आगे बढ़ी 1985 में दोनों मिले थे। 1986 में ही सकीरा खलीली को स्वामी श्रद्धानंद से प्यार हो जाता है। प्यार हुआ, जो स्वामी श्रद्धानंद थे वो भी चाहने लगे इधर सकीरा खलीली को। अब दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी, एक हिंदू एक मुस्लिम। तब दोनों ने क्या किया कि कोर्ट का सहारा ले लिया और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत साल 1986 में सकीरा खलीली ने स्वामी श्रद्धानंद से शादी कर ली। शादी को लेके भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, चूँकि 4 बेटियां थी। ये हुआ कि बेटी क्या करेंगी, किसके साथ जाएंगे। तो 3 बेटियां तो अपने फादर के साथ जाने लगती हैं, चूँकि एक तो गैर मजहब में इस महिला ने शादी की थी, तो बेटियां वैसे ही नाराज़ थी। साथ ही 25 साल बाद शादी करना, तो यहाँ भी नाराज़गी कि भाई आधी उम्र बीत चुकी है, अब आप शादी कर रही हो, एक राजघराने की बेटी हो, लोग क्या कहेंगे, थूकेंगे। तो 4 में से 3 बेटियां तो अपने फादर के साथ चली गई। एक बेटी जो थी उसने कहा कि जो भी है मेरी माँ है, बचपन से इसने अपना दूध पिला के मुझे बड़ा किया और आज मैं इसे छोड़ दूँ, पता नहीं कैसा फैसला है क्या, लेकिन मैं माँ के पास रहूँगी। इसके बाद जो सबा थी यानी सकीरा खलीली की बेटी, वो सकीरा खलीली और स्वामी श्रद्धानंद के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो गई और वहीं पे अब दोनों तीनों रहने लगे। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही है। इधर जो सबा थी, चूँकि वो भी 16 साल की हो गई थी, तो उसने भी अपने प्रोफेशन के लिए सोचा कि मैं मुंबई जाके मॉडलिंग करूँगी। उसने अपने माँ से बातचीत की कि मामा मुझे जाना है, मुझे मॉडलिंग करनी है। माँ भी चूँकि काफ़ी आज़ाद ख्यालों की थी, तो उसने भी कोई रोक टोक नहीं किया और उसने अपनी बेटी को भेज दिया।
और कहा कि ठीक है तुम जाओ। अब घर में सकीरा खलीली और स्वामी श्रद्धानंद दोनों ठीक ठाक तरीके से रहने लगे। साल दर साल गुजरने लगा। देखते देखते शादीशुदा ज़िंदगी हंसते खेलते 5 साल गुजर गई। 5 साल गुजर गई, किसी से ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई सबो, ना कोई शिकायत। बेटी भी अक्सर फ़ोन करती, अपनी माँ से बात करती, तो माँ भी तारीफ़ों की पुल बांधती कि तुम्हारे जो नए पापा हैं कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। देखते देखते साल 1991 आ गया। अब जब साल 1991 आया तो एक अजीब चीज़ हुई। साल 1991 में अचानक से जो सकीरा खलीली थी वो गायब हो गई। अब बेटी ने 1-2 बार फ़ोन किया, फ़ोन लगा नहीं। उसने फिर अपने सौतेले फादर से पूछा कि भाई मम्मा कहाँ है। फादर ने बताया कि मम्मा तुम्हारी अमेरिका गई हैं। अब बेटी ने पूछा कि अमेरिका, वो भी क्यों? तो फादर ने कहा कि दरअसल तुम्हारी मम्मा जो हैं वो प्रेग्नेंट है और एक हेलवर्ट हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में उनकी अपॉइंटमेंट है और वहीं पे वो डिलीवरी करवाएंगी। बेटी ये बात सुनते उसे बड़ी अजीब लगी कि अभी चंद दिन पहले मेरी माँ से बात हो रही थी, माँ ने कुछ बताया ही नहीं कि प्रेग्नेंट हूँ, और इधर अचानक से अब पापा कह रहे हैं कि वो डिलीवरी करवाने गई हैं। और ऐसा क्या हो गया कि पापा नहीं गए, अकेले वो चली गई? तो ये चीज़ें बेटी को थोड़ी सी अजीब लगी। उसने कहा कि एक काम करते हैं, घर आके देखते हैं। मुंबई से वो घर आई। आने के बाद उसने 1-2 दिन चेक किया कि भाई कहाँ है, कोई जानकारी, कोई कुछ मिला नहीं। इसी बीच उसने एक और चीज़ देखी कि जो माँ का पासपोर्ट है वो घर पे ही है। तब 2 ही बातें हो सकती हैं कि या तो दूसरा पासपोर्ट बन गया हो, या तो जो फादर हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो दूसरा पासपोर्ट इतनी जल्दी बनेगा नहीं, तो इसका मतलब जो स्वामी श्रद्धानंद है वो कुछ झूठ बोल रहा। लिहाजा जो बेटी थी उसने कहा कि एक काम करो, अब ऐसे पूछूंगी पता नहीं सही बताएं गलत बताएं, पुलिस का सहारा ले लो। इसके बाद जो सबा खान थी वो अपनी माँ सकीरा खलीली की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में जाके दर्ज करवा देती है और कहती है कि मेरी माँ गायब है और मेरे फादर झूठ बोल रहे हैं। पुलिस जब ये बात सुनती है, सुनने के बाद भागी भागी आई। आने के बाद स्वामी श्रद्धानंद से पूछताछ करने लगी। जब स्वामी श्रद्धानंद से पूछताछ करने लगी तो स्वामी श्रद्धानंद ने भी बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वो चली गई है। पुलिस वाले बात सुनते हैं, लेकिन यहाँ एक मजबूरी ये थी, क्योंकि पुलिस वालों को डाउट तो था कि स्वामी श्रद्धानंद कुछ छुपा रहा है, लेकिन उस टाइम स्वामी श्रद्धानंद इतनी रसूख रखता था, उसके इतने भक्त थे, उसकी इतनी फॉलोइंग थी कि डायरेक्ट शक्ति से पूछताछ पॉसिबल ही नहीं थी। अब डायरेक्ट जब शक्ति से पूछताछ पॉसिबल नहीं थी तो फिर क्या करें? तो पुलिस वालों ने घुमा घुमा के पूछताछ करी, लेकिन कोई संतोषात्मक जवाब मिला नहीं। अब ज़्यादा देर पूछताछ कर भी नहीं सकती थी, लिहाजा छोड़ दिया। उसके बाद अलग अलग पहलुओं पे अब तलाशी शुरू हुई। परिवार वालों से पूछा, पुराने पति से पूछा, बाकी 3 बेटियों से पूछा, अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछा, कहीं से कोई जानकारी मिली नहीं। जांच पड़ताल होती रही। देखते ही देखते ये मामला क्राइम ब्रांच अपने हाथ में ले लेता है। फिर से तलाश होती है, फिर से पड़ताल होती है। देखते ही देखते पूरा साल गुजर जाता है। पूरा साल गुजर गया, पुलिस वालों के हाथ खाली, न कोई सबूत, न कोई सुराग। लगातार कोशिश जारी है। कहते हैं कि इस पूरी घटना को 3 साल गुजर गए। पुलिस अपने तरीके से खोजती रही, अपने तरीके से पड़ताल करती रही, लेकिन कहीं से भी सकीरा खलीली का कुछ अता पता चला नहीं। देखते देखते पुलिस वालों को भी लगा कि यार क्या ही खोजे, फाइल बंद करो, पता नहीं कहाँ होगी, कहीं चली गई होगी। तमाम बातें होने लगी। लेकिन कहते हैं कि कोई भी क्राइम, कोई भी चीज़ हो, सुलझना होता है तो छोटी से छोटी चीज़ सबूत दे जाती है, और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। 3 सालों से लगातार पुलिस वाले खोज के थक गए थे। फाइल लगभग बंद करने के कगार पे थे। कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं, कुछ क्लू मिला नहीं। लेकिन इसी दौरान इसी फैमिली का एक नौकर, यानी सकीरा खलीली जिस घर में रहती थी, वो नौकर एक ठेके पे जाता है शराब पीने। और इत्तेफाक देखिए कि उसी दौरान इसी क्राइम ब्रांच का एक सिपाही वहाँ गया था। शराब की हालत में वो कुछ बड़बड़ा रहा था, और उस बड़बड़ाते उसने सिपाही से कहा कि तुम जिसे खोज रहे हो तुम्हें पता है कि वो मर गई है? अब ये शब्द सिपाही ने कहा, भाई कौन मर गई है? उसने कहा सकीरा खलीली, मेरी मालकिन, तुम लोग उसको 3 सालों से खोज रहे हो, वो दफन है। अब ये बात जैसे ही सिपाही सुनता है, सुनने के बाद उस शराबी को फौरन अपने हाथ से पकड़ता है, घसीटता हुआ अपने क्राइम ब्रांच की यूनिट लेके गया। ले जाने के बाद आला दर्जे के ऑफिसरों के आगे जब पेश किया, इस बंदे का जब नशा उतरा, फिर पूछताछ हुई, तब इसने बताया कि जो स्वामी श्रद्धानंद हैं उन्होंने जो सकीरा खलीली है उसको जिंदा दफन कर दिया है, और वो घर में ही दफन है। अब 3 सालों बाद जब एक नौकर ये बात बोलता है
पुलिस की टीम फौरन स्वामी श्रद्धानंद यानी जो मुरली मनोहर मिश्रा था उसके पास जाती है। जाने के बाद गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके थाने लाके पूछताछ करती है। तब उसने कहा कि हाँ मेरे घर में ही दफन है। उसके बाद फिर जब जांच पड़ताल हुई, खुदाई हुई, टाइल्स हटाई गई तो एक ताबूत निकला। ताबूत के अंदर सकीरा खलीली की लाश निकली। अब जब लाश मिल गई तो फिर पूछताछ हुई कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो उससे प्यार करते थे। तब पता चला कि जो सकीरा खलीली थी उसके साथ उस शुरू से छल हुआ था। दरअसल स्वामी श्रद्धानंद पहली मुलाकात में जान जाता है कि सकीरा खलीली जो है बेहद अकेली है, उसके पास कोई है नहीं। कोई भी प्यार दिखाएगा, कोई भी प्यार का जाल फेंकेगा, सकीरा खलीली उसके प्यार में पड़ जाएगी। और सबसे अजीब बात यह थी कि सकीरा खलीली के पास उस टाइम 600 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। ये बात स्वामी श्रद्धानंद जब देखता है, देखने के बाद उस जाल फेंकता है, सकीरा खलीली को अपने प्यार में फंसाता है। फंसाने के बाद उससे प्यार का नाटक करके उससे शादी कर लेता है, इस उम्मीद में कि बाबा बाबा बन के कितने पैसे मिल रहे हैं, एक काम करो पहले इसको अपने कब्जे में ले लो, फिर 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कई पीढ़ियाँ मेरी बैठ के खाएंगे। महिला आई तो पैसे भी आए, लेकिन अब कुछ टाइम बाद जो स्वामी श्रद्धानंद धार्मिक बातें करता था उसी बातों का ऐसा प्रभाव सकीरा खलीली पड़ा कि उसने कहा कि पैसे लेके हम लोग क्या करेंगे, पैसा एक काम करते हैं बेटियों को दे देते हैं। अब ये बात जैसे ही ये सुनता है, सुनने के बाद सन कि भाई मेरा प्लान मेरे ऊपर कैसे फेल हो रहा। तब इसने कहा कि अब एक काम करो, इसको मार दो। तो मारें कैसे? तो सबसे पहले सकीरा खलीली के कुछ ड्रिंक में उसने नशीला पदार्थ मिला दिया। नशीला पदार्थ मिलाने के बाद सकीरा खलीली को पिला दिया। सकीरा खलीली पीने के बाद बेचारी बेहोश। जब बेहोश हो गई तो फिर बेहोश होने के बाद सकीरा खलीली को जिंदा ही एक ताबूत में डाल के उसने घर के अंदर अपने बंगले में दफन कर दिया। दफन करने के बाद उसे डर था कि कहीं मैं फंस न जाऊँ, तो घर में उसने टाइल्स लगवा दिया। और टाइल्स लगवाने के बाद उसी बंगले में कि कहीं मुझे बाहर जाना हो, कहीं खोद ओद न ले, उसी बंगले में उसने अपने तमाम सत्संग, तमाम पार्टीज़ का आयोजन किया। लगातार उस बंगले में उसी फर्श के ऊपर जहाँ लाश दफन थी वहाँ वो नाचता रहा, अपने नृत्य क्रिया से अपने भक्तों को आकर्षित करता रहा और लगातार 3 सालों तक गुमराह करता रहा। अब ये पूरी पहेली जब पुलिस वालों ने सुलझाने के बाद चार्जशीट बना के साल 1994 में जो ये स्वामी था मुरली मनोहर मिश्रा, इसको लेके जाती है कोर्ट में। कोर्ट उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। उसके बाद 1994 से साल 2024 तक, यानी अभी जुलाई महीने तक ये जेल में बंद रहा। लेकिन जब राजीव गांधी के हत्यारे नलिनी श्रीहरन को पैरोल मिल गई तो फिर इसने भी दया याचिका दायर की और कहा कि मेरी उम्र 84 साल हो गई है और इस 84 साल की उम्र में मैं कितना संघर्ष करूं, कैसे जेल की ज़िंदगी बिताऊं। अगर मैं छूट भी जाता हूं तो आने वाले टाइम में मेरी जो ज़िंदगी है वो नरक ही है, तो क्या जेल, क्या बाहर, कैसे अंदर। तो फाइनली अगर हो सके तो मुझे ज़मानत दे दें, क्योंकि अब अंतिम कुछ साल है, साल 2 साल बाहर की दुनिया में खुली हवा में सांस ले लूँ और देख लूँ कि कैसे क्या है, क्योंकि जेल के अंदर मुझे खुद का उठना बैठना बड़ा दूभर है। हालांकि एक बार कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है, दोबारा फिर इसने इसी ग्राउंड पे कि श्री हरन को जब जमानत मिली तो मुझे क्यों नहीं, इसी ग्राउंड पे जो स्वामी श्रद्धानंद है 29 जुलाई यानी कल पैरोल डालता है। देखते हैं कि क्या होता है। ज़्यादातर जहाँ तक मेरी जानकारी और मेरा अनुभव है कि शायद जमानत मिल जाए, क्योंकि 84 साल की उम्र एक बड़ा ग्राउंड होता है और कत्ल भी सिंगल है तो उसमें कुछ बनता नहीं। तो फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगा कि इस कहानी को आपको सुनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन में अगर ये पैरोल पे बाहर आ जाता है तो फिर लोग पूछेंगे कि भाई इसने किया क्या था, तो शायद आपके पास जानकारी हो। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।